जो मामा बालेश्वर दयाल जी की अपनी कर्म भूमि रही है, मामा टंटिया भील की कर्म भूमि रही है, बिरसा मुंडा जयपाल सिंह मुंडा की विरासत रही है, उस जमीन पर आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, जोहार और इंकलाब जिंदाबाद है। और आज पहले में एक सफर में एक मंजिल के पड़ाव है, और आज ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आप सबके बीच में आने का और इस कार्यक्रम के आयोजित करने का जो मकसद है वो आप सब जानते हैं। अब तक मैं देश भर में जिस भी कार्यक्रम में गया, चाहे वो देश के बड़े बड़े दलित समाज के कार्यक्रम रहे हों, ओबीसी समाज के कार्यक्रम रहे हों, तमाम सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग रहे हों, उनके कार्यक्रम में एक चीज मैं देखता था कि जो कार्यक्रम में आए हुए लोग हैं उनकी औसत उम्र अगर निकाल दी जाए तो वो 50 साल के ऊपर होगी, यानी बुजुर्ग और अधेड़ लोगों की संख्या ज्यादा। और जब आदिवासी परिवार और जैस के कार्यक्रम में आया हूं, मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा तादाद नौजवानों की है, इसलिए आपका कार्यक्रम बहुत शानदार है। तो लड़ाई वही आगे लड़ेगा और जीतेगा जो अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ देगा। और ये नौजवान जिस दिन समझ जाएंगे कि वो लड़ाई कौन सी थी जो बिरसा मुंडा लड़ करके छोड़ गए, वो लड़ाई कौन सी थी जो टंटिया मामा लड़ते थे, वो कौन सी लड़ाई थी जो बालेश्वर दयाल जी इसी इलाके में लड़ना चाहते थे, वो लड़ाई कौन सी थी जिसको लड़ने के लिए जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में खड़े होकर पूरे देश के लोगों के सामने कहते हैं कि हम आदिवासियों को ये लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है, हम संगव घाटी सभ्यता के वारिस हैं, लोकतंत्र हमसे आपको सीखना होगा। और आज अगर उस लड़ाई के साथ, आदिवासी समाज की लड़ाई के साथ मैं सलाम करता हूं आयोजन समिति के लोगों को, आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगा दी है। ये एकता ही हमारे देश को बचाएगी और हम जैसे लोग इस मंच पर खड़े हैं, यही तो एकता हमें बनानी है। आप आदिवासी समाज के लोग हैं, मैं ओबीसी समाज से आया हुआ हूं। हम बाबा साहब अंबेडकर को बिरसा मुंडा, टंटिया मामा और मामा बालेश्वर दयाल के साथ याद कर रहे हैं। यही भारत है, यही ये देश है जिसे कुछ लोग दिल्ली में बैठकर ये सोचते हैं कि देश का मतलब दिल्ली है, देश का मतलब भोपाल है, देश का मतलब गुजरात है। उन लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि आओ चलो गांव की तरफ देखो। इस देश के जल जंगल जमीन में, इस देश के नदी नाले पर्वत पहाड़ में जो इंसान बिखरे पड़े हैं, जिन्होंने इस धरती को रहने लायक बनाया, पहाड़ का सीना चीर करके बंजर धरती में फसल उगा करके सदियों से जिन्होंने इंसानों का पेट भरा है, उनसे ये देश बना है, ये देश दिल्ली नहीं है। और आप आदिवासी परिवार और जयस के लोगों, आपके दो संगठन शानदार काम कर रहे हैं। पिछली बार मैं डूंगरपुर गया था, जब आदिवासी परिवार का कार्यक्रम था, लाखों लोग वहां गए थे। और जयस के साथी हैं हमारे अग्रज, चाहे प्रोफेसर जितेंद्र मीणा हो या आनंद राय जी हैं। और सोशल मीडिया के जरिए हम लगातार देखते रहे हैं कि जिस आदिवासी समाज को उनकी आवाज उठाने वाले लोग जब बिक जाते रहे, नहीं कोई सुनाई देता था, तो आदिवासी परिवार और जयस के लोग मिलकर के उस आवाज को उठाने का काम किए हैं। और दोनों का साझा कार्यक्रम यह है। तो आज यहां से एक सवाल इस देश के लोगों से भी पूछना जरूरी है। अगर दिल्ली में 500 लोगों की रैली हो जाए तो वो नेशनल खबर बन जाती है, बड़े बड़े अखबार पर टीवी वाले बैठकर डिबेट करते हैं। और जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और इन तमाम इलाकों में आदिवासी परिवार और जयस के लोग लाखों की रैली करते हैं, तो ये दिल्ली को सुनाई क्यों नहीं देता है? ये सवाल हम आपकी तरफ से उनसे पूछने जा रहे हैं। लाखों लाख लोग अगर यहां जल जंगल जमीन बचाने के लिए आते हैं, तो ये
किराए पर लाई गई भीड़ नहीं है जिसे आने का सहारा और तमाम तरह का प्रलोभन देकर के भीड़ जुटाया गया है। ये भीड़ वो भीड़ है जो अपने हक अधिकार के लिए जागरूक है और अपने दम पर पूरे इलाके में जश्न की तरह चलती है और अपनी लड़ाई को लड़ करके जीतने का मादा रखती है। इसलिए मैं आप सबको सलाम करने आया हूं, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप अपनी लड़ाई के बारे में जानते हैं। आप ये बात जानते होंगे साथियों कि जिस दिल्ली से हम चल करके आए, वहां जो लोग बैठे हैं वो हमारे और आपके हक में कानून नहीं बना रहे। जिनको हमने वोट दे करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम क्यों अपना नायक मानते हैं, हम बिरसा मुंडा जयपाल सिंह मुंडा को क्यों अपना नायक मानते हैं? क्योंकि इन लोगों ने मिलकर एक नया भारत बनाया। और भारत जब अंग्रेजों से आजाद हुआ, जब भारत सामंतों से आजाद हुआ, जब भारत गुलाम करने वालों से आजाद हुआ, तो भारत का एक संविधान बना था कि नहीं? इस संविधान ने आपको अधिकार दिया कि नहीं? इस संविधान में ही आदिवासी इलाकों को, उनके ग्राम सभा को सबसे ज्यादा अधिकार देने का काम किया कि नहीं? अनुसूची 5 और 6 के जरिए उनके तमाम कानून जो बनाए गए, चाहे वो पेशा एक्ट हो, चाहे वन अधिकार संरक्षण अधिनियम हो, चाहे आपकी जल जंगल जमीन पर आपका अधिकार हो, ये सब कब मिला? भारत का संविधान जब बना तो लिख दिया गया कि जो नया भारत बनेगा उसमें आदिवासी समाज को भी उनका हक अधिकार दिया जाएगा, उनके संस्कृति से कोई छेड़खानी नहीं करेगा। ये आपको अधिकार से मिला ना। और एक बात और बताएं, जब भी मैं आदिवासी समाज के मंच पर आता हूं और पीले गमछे से हमारा स्वागत होता है, तो हमें लगता है कि हमारे ओबीसी समाज के बीच भी सबसे ज्यादा पूजने वाला और कोई पवित्र रंग है तो वो यही पीला रंग है। और इसलिए हम और आप एक हैं और एक मिलकर के यहां लड़ने के लिए आए हुए हैं। हम भी प्रकृति पूजक, आप भी प्रकृति पूजक। हम भी फसल की पूजा करते हैं, आप भी फसल की पूजा करते हैं। हम भी अगर देवी देवता मानते हैं तो अपनी इस जल जंगल जमीन को अपना देवता मानते हैं, अपने पुरखों को, इस पूरी कायनात को अपना दुनिया मानते हैं। तो हमारा और आपका जब रिश्ता एक है तो आज इस मंच से एक और वादा करते हैं, जहां भी हम इस देश में ओबीसी की बात होगी मंच पर, वहां मैं आदिवासी की बात करूंगा। जहां आप आदिवासी की बात करिएगा वहां ओबीसी को अपने साथ खड़ा पाइएगा, तब जाकर के हम मिलकर एक लड़का लड़ाएंगे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले दलित समाज के लोग तो हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि हम सब संविधान के साथ खड़े हैं। और आखिरी बात, इस समय खतरा क्या है मेरे प्यारे गांव में रहने वाले मेरे मासूम लोगों, मेरे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माताओं बहनों, जरा एक बार आप देखो अपने इलाके को। ये इलाके एक जमाने में क्या ऐसे ही गरीबी की वजह से इतने कंगाल रहे? रहने को घर नहीं, खाने को भरपेट अनाज नहीं, पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज नहीं, काम करने के लिए यहाँ कोई ऐसा सुविधा नहीं। जो खेती किसानी हम करते थे उसको इतना बर्बाद कर दिया कि खेती किसानी करके अब आप अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते। क्या आप अपने बच्चे को अपनी खेती किसानी के दम पर दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू पढ़ने भेज सकते हैं क्या? क्या आप अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज सकते हैं क्या? हमको और आपको इतना कमजोर कर दिया गया कि सुबह उठो, जाओ अपने काम पर और दिन भर केवल इतना कमाओ कि रात में आपके चूल्हे में रोटी जल सके, ताकि आपके पेट के अनाज मिले और तमाम लोग परिवार के खाएं पिएं और सो जाएं। फिर अगले दिन सुबह उठो, दिन भर काम करो और जितना पैसा कमाओ रात को उसको खर्च कर दो। ऐसा क्या इलाका ये पूरा गरीबी का मारा था क्या? अरे मैं जब इस इलाके में आता हूँ और मैंने आज ही पूरा इतिहास जाना, जब मामा बालेश्वर दयाल जैसे लोगों के बारे में जाना और पढ़ा, तो माना कि ये पूरी धरती तो समाजवादी आंदोलन की धरती रही है। ये समाजवादी आंदोलन की धरती रही है। और मेरे देश के मूल निवासी लोगों, समाजवादी आंदोलन का नारा क्या था? मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। समाजवाद का नारा क्या था? 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। समाजवादी आंदोलन कहता है
सबसे अमीर के पास 10 रुपए और गरीब के पास 1 रुपए, इससे ज्यादा का फर्क देश में नहीं होना चाहिए। और आज जिनको अपने सरकार में बिठा दिया, उसने अपने दोस्त को पूरा देश बेच करके दुनिया का दूसरा अमीर बना दिया और इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर जीने के लिए गुलाम बना दिया। बताइए मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बताइए, ये कहते हैं कि ना 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अरे एक बात सुनो, इस देश के बड़े बड़े नेताओं, हमने वोट देकर के तुम्हें इसलिए नहीं बैठाया था कि तुम हमारे लोगों की शिक्षा छीन लो, रोजगार छीन लो, जमीन छीन लो, सड़क छीन लो, अधिकार छीन लो और 5 किलो अनाज पर हमको गुलाम बना लोगे और अपने देश को पूरा देश बेच दोगे। हम आज इस मंच से एक बात यह भी कहना चाहते हैं कि अधिकार सम्मेलन है ना, आपका अधिकार है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। एक नारा आपके बीच में समाजवादी आंदोलन का बोल रहा हूं। कुछ लोग पाखंड और अंधविश्वास भी फैलाने आएंगे। मैं 2-3 बातें ही करके जा रहा हूं। आपके इलाके में जब आप ये भील प्रदेश की मांग करते हैं, जब आप गोंडवाना लैंड की मांग करते हैं, तो आपके पुरखे तो शासक थे, उनको गुलाम बना दिया गया है। अरे वापस उठो और अपने राज की मांग करो कि इस देश में हम शासक बनेंगे और किसी के गुलाम हमारी पीढ़ियां नहीं बनेंगे। तो पहली मांग तो ये कि अपने को कमजोर मत समझिएगा। कमजोर इसलिए हैं क्योंकि हम आपस में बटे हुए हैं। सही है कि गलत? अगर हम एकजुट हो जाएं तो क्या हम कमजोर हैं? अरे भाई, हम तो सुनते हैं कि बड़े बड़े लोगों की कहानी राजस्थान और मध्य प्रदेश में सुनाई जाती है और जब इतिहास का पन्ना पलटो तो उसमें जो महानायक, क्रांति सूर्य, जननायक, उनका किताब ही नहीं लिखी गई। वैसा कोई टंटिया मामा जब निकलता है तो पता चलता है कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। तो जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे उनका छक्का आप क्यों नहीं छुड़ा पा रहे? आज वो कमजोर हैं कि हम कमजोर हो गए। इसलिए पहली बात साथियों, हमें एकजुट होना होगा। एकजुट होइए। और दूसरी एक गुजारिश, समाजवादी आंदोलन का नारा था 5 किलो अनाज पर कहते हैं कि हमें वोट दे दो, हमें अब शिक्षा नहीं चाहिए। अरे बात बताइए, हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले लोग हम ये बात जानते हैं कि जब नया भारत, नई दुनिया बन रही है तो एक तरफ जल जंगल जमीन भी बचाना है और दूसरी तरफ हाथ में जो कलम और किताब आई थी उसको भी बचाना है कि नहीं बचाना? अगर कलम और किताब नहीं बचा पाए, अगर स्कूल और विश्वविद्यालय नहीं बचा पाए, तो अचानक कोई पाखंडी आएगा और आपको पाखंड में उठा ले जाएगा और कहेगा हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आप हमको वोट दे दीजिए। तो कोई हमारे, देखो मध्य प्रदेश के लोगों, मध्य प्रदेश में कोई फेक मामा अगर मुख्यमंत्री बन के बैठ जाए तो उसको पहचान लेना कि 20 साल में उस मामा ने, मुख्यमंत्री ने किसको मामा बनाया है और ऐसे मुख्यमंत्री को उखाड़ फेंकने का काम आपको करना होगा। क्योंकि वो मामा जिस सरकार और जिस विचारधारा से इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, जो एक आदिवासी के ऊपर पड़ा ताकि अगले चुनाव में जीत जाए। कब पहचानेंगे आप कि आज भी भारत की आजादी के बाद 75 साल बाद कैसे हिम्मत हो गई एक सामंतवादी की कि हमारे लोगों के चेहरे पर पेशाब करे और मणिपुर में हमारी माताओं को नंगा घुमाए? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे आपके बीच के लोग उनके साथ खड़े हैं। अगर अपने लोगों को हम वहां से इधर बुला ले आए तो देखो, भील प्रदेश क्या, ये पूरा भारत SC ST OBC के लोगों का भारत बन जाएगा और कोई आपके बच्चों को गुलाम करने वाला नहीं है। पहचानिए इस मामा को जो उस पॉलिटिकल पार्टी का मामा है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नेता लोग कहता है कि अगर 2024 में हम जीत गए तो इस देश का संविधान बदल देंगे और इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे। बताओ, आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए क्या? आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए क्या? आप भारत के संविधान को बदलने देना चाहते हैं क्या? आप भारत के संविधान को बदलने देने वालों को वोट देंगे क्या? अरे पहचान लो, चाहे मामा हो चाहे फूफा, इस बार ऐसी पिराई करो कि संविधान बदलने वालों की कुर्सी ही बदल जाए, तब जाकर के आपकी बात समझ में आएगी। ये मामा इस भरम में है कि आदिवासी उसे अपना मामा मानेंगे। अरे मामा,
आदिवासियों के देखो कितने मामा हैं, टंटिया भील मामा और मामा बालेश्वर दयाल। हमें ओरिजिनल मामा चाहिए, हमें कोई फेक मामा यहाँ पर नहीं चाहिए। इसका संकल्प लेकर के यहाँ से जाइएगा। और मैं जाते जाते गुजारिश कर रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, आदिवासी मूल निवासी है। आज तक इस देश का प्रधानमंत्री कोई आदिवासी क्यों नहीं बना? आपको भरमाया जाता है कि देखो हमने पहली महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया। हम सम्मान करते हैं, हमारे घर के बुजुर्ग हैं, हम सम्मान करते हैं कि हाँ पहली बार इस देश में कोई राष्ट्रपति आदिवासी महिला बनी है। लेकिन हम उस दिन अफसोस करते हैं, रोते हैं जब मणिपुर पर हमारी आदिवासी महिला राष्ट्रपति महोदया की भी जबान नहीं खुलती है। तब हम सोचते हैं कि हमें ऐसा आदिवासी, ऐसा दलित, ऐसा पिछड़ा नहीं चाहिए जो संविधान विरोधियों के खामोश हो जाए और चुपचाप हमारे लोगों को अन्याय और अत्याचार होता हुआ देखे। क्या आपको ऐसा लोग चाहिए क्या? भाई आपके टिकट पर कितनी सीटें आरक्षित हैं आदिवासियों की? और जितने लोग जा रहे हैं, एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में जितना आपको हक चाहिए उतना मिला क्या? इस देश के ओबीसी को भी मैं जाकर समझाता हूं और फिर इसी मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिन में आने वाला हूं। और मैं जरा ओबीसी लोगों से भी आपके मंच पर बस बता रहा हूं, जैसे आप लड़ाई लड़ रहे हैं वैसे मैं ओबीसी के बीच जाकर के ये कहूंगा कि इस देश का मूल निवासी आदिवासी अपने तमाम संगठनों को एक करके जब इस देश में लड़ाई लड़ता है कि हमें बिकाऊ लोग नहीं चाहिए, हमें टिकाऊ लोग चाहिए जिसको हम सांसद और विधायक बना करके वहां तक भेजेंगे। तो आपका मुख्यमंत्री तो ओबीसी है, आज तक 27% आरक्षण ओबीसी को नहीं दिलवा पाया, तो ये किस बात का ओबीसी है? अरे ये हिंदू बन जाता है जब वोट लेना होता है। इसलिए मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बात मेरी बस अपील, मेरी गुजारिश याद रखना, आपके वोट की ताकत से कोई बैठ जाता है और कहता है कि आदिवासियों कागज दिखाओ तब तुमको जमीन देंगे, आदिवासियों कागज दिखाओ तब तुमको सड़क देंगे, आदिवासियों कागज दिखाओ। हम तो कह रहे हैं अरे प्रधानमंत्री तुम पहले अपनी डिग्री दिखाओ कि किस विषय में तुम पास हुए थे। अपनी डिग्री तुम नहीं दिखाते और इस देश के मूल निवासी, इस देश के आदिवासी लोगों से कहते हो कागज दिखाओ। प्रोफेसर जितेंद्र मीणा बैठे हुए हैं, आनंद राय जी बैठे हुए हैं। हम तो सीखते हैं अपने आदिवासी लोगों से कि जब वन अधिकार अधिनियम में 2019 में छेड़खानी हुई तो दिल्ली में हमने एक नारा लगाया, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। और उससे 56 इंच का शेर झुक गया और उसको भी वहां पर वो अधिकार रोकना पड़ा है। ये आपकी ताकत है भाई, आपके तीर में इतनी ताकत थी कि जब दिकुओं को, विदेशियों को भगा दिया तो इस देश वालों को क्यों नहीं भगा पा रहे सत्ता की कुर्सी से? अपने लोगों को चुनिए, जो ईमानदार लोग हैं उनको चुनिएगा। मौसम चुनाव का आता है तो हर व्यक्ति पीला गमछा पहन लेगा, लेकिन हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, इसलिए हर बदन पर पीला कपड़ा हो तो वो आपका हितैषी नहीं होगा, याद रखिएगा। पहचानिएगा जो आपके मुद्दे पर चुनाव लड़े, पहचानिएगा जिसने लोकसभा, विधानसभा और जिला परिषद में आपकी लड़ाई लड़ी है। पहचानिए कि कौन जेल में भेजा है हमारे साथी आनंद राय को, पहचानिए कि हमारे तमाम आदिवासी साथियों पर एनएसए लगाकर जेल में कौन भेज रहा है, पहचानिए कि आपका हक अधिकार कौन नहीं छीनना चाह रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो दिल्ली में बैठे लोग हैं ना, ये बहुत जालिम लोग हैं। ये पूंजीपतियों को आपकी जमीन बेच रहे हैं, पूंजीपतियों को सरकारी शिक्षा बेच रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथों में पूरा देश बेच रहे हैं और हमको और आपको कहते हैं कि हम तुमको 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं। बताइए 5 किलो अनाज चाहिए क्या? अरे पुराने लोगों, एक बात बताओ, हमारे पुराने लोग जानते होंगे अगर घर में 1 रुपया बचाने की स्थिति होती थी तो हम अपने बेटा बेटी को शिक्षा दिलाने भेजते थे कि नहीं भेजते थे? हमारे घर में अगर 1 रुपया बचता था तो हम शिक्षा देने भेजते थे, ताकि शिक्षित हो जाएगा तो हमारा बेटा बेटी पढ़कर हमारी पीढ़ियों के दर्द को दूर कर देगा। हमने जगह जमीन गिरवी रख करके शिक्षा पाई, तब हम यहाँ खड़े हैं। और हमारे लोग जगह जमीन को गिरवी देख रहे हैं, शिक्षा को गिरवी रख दिए हैं। 5 किलो अनाज और 500 रुपया बांट दिया जा रहा है और हमारे लोग उनको वोट दे रहे हैं। क्या ऐसा वोट देंगे क्या? इस बार मैं गुजारिश करके जा रहा हूं, मैं ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये वैचारिक मंच है और हम विचारधारा के लोग, आपने सम्मान किया। हम इस पीले गमछे को, मैं पिछले दिनों 9 अगस्त को छत्तीसगढ़ गया हुआ था, आदिवासी समाज के लोगों ने पीले गमछे को मेरे सर पर बांधा
और एक बात कही कि जानते हैं प्रोफेसर साहब, ये केवल गमछा कपड़े का टुकड़ा नहीं है, हम जिसके सर पर बांधते हैं उसको एक जिम्मेदारी सौंपते हैं कि हम तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, तो तुम जहां भी रहना हमारे हक अधिकार की लड़ाई को लड़ते रहना। मैं उनसे भी वादा करके आया और आपसे भी एक वादा करके जा रहा हूं। हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारे बहुत बड़े महानायक यहाँ पर हुए हैं। मैंने जब कहानी सुनी बालेश्वर दयाल जी की, कैसे कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी, कैसे इस देश और दुनिया को समाजवादी आंदोलन में जोड़ना सिखाया, कैसे टंटिया मामा ने लड़ाई लड़ी, तो हम तो कुछ नहीं लड़ रहे, लेकिन ये जो आपने सम्मान दिया है, इस सम्मान को अपने माथे पर लेकर जा रहे हैं। जब भी दिल्ली में बोलने का मौका मिलेगा, हम ये बात कहेंगे कि इस देश के आदिवासी को जो भी उसके जल जंगल जमीन छेड़ने का काम करेगा, उनकी पहचान पर हमला करेगा, हम उनके खिलाफ खड़े होंगे और अपने आदिवासियों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। इस बात का वादा आपसे करके जा रहे हैं और आपसे केवल एक गुजारिश करके जा रहे हैं, जितना दिया है इस संविधान ने दिया है, किसी धर्म ने नहीं दिया, किसी भगवान ने नहीं दिया। हमारा भगवान हमारी प्रकृति है और हमारे लिए कोई अधिकार और किताब है तो भारत का संविधान है। इसलिए एक गुजारिश इस देश के लोगों, दिल्ली वाले साजिश कर रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, क्या 2024 में आप उनको सत्ता में आने देंगे क्या जो भारत के संविधान को बदलना चाह रहे हैं? एक बार जोर से हाथ उठा के बताइए, क्या संविधान बदलने देंगे? क्या संविधान बदलने देंगे उनको? क्या उनको वापस वोट देकर दिल्ली में बैठाएंगे क्या? बाकी किसी को चुन लीजिएगा, उसको मत चुनिएगा जो आपका संविधान को बदलकर आपके बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनाने वाला है। इसलिए जाते जाते बस एक बात, अबुआ देशों अबुआ राज, बिरसा मुंडा का जो अधूरा सपना है कि इस पे हमारा राज होना चाहिए, इसमें जयपाल सिंह मुंडा का जो अधूरा सपना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अधूरा सपना है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो अधूरा सपना है, मामा बालेश्वर दयाल जी का जो अधूरा सपना है, हम मिलकर एकजुट होकर उस सपने को पूरा करने के लिए लड़ेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे। जय भीम, जय मंडल, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रोफेसर